वंदे मातरम, जय भारत। कल के वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको लिंडग्रेन के बारे में कि लिंडग्रेन ने 5 स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बताया। उसका अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि आखिर क्या है। अगर हम बात करते हैं कि पहला लर्नर, दूसरा नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं कि आखिर क्या है, इसमें क्या करते हैं। पहला होता है शिक्षार्थी, लर्नर। एजुकेशन साइकोलॉजी लर्नर के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्टों का अध्ययन करता है। एक होता है उसका एक्सटर्नल सीखने की जो प्रक्रिया होती है कि बच्चा जो सीखता है, कैसे सीखता है, क्या सीखता है, इसके बारे में वो पूरा अध्ययन करता है कि किस तरह से वो सीखता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जो कि ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि बिहेवियरिस्टिक के हिसाब से आती है। बच्चा अच्छा लिख रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा बोल रहा है, या जो आप उसको सिखा रहे हैं वो कितना मात्रा में वो सीखा है, एक बात। दूसरी चीज़ आती है कि जो उसका इंटरनल पार्ट होता है। अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी का आप डिफिनेशन देखें या एजुकेशन का देखें तो एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यानी जितनी सारी चीज़ आप डेवलपमेंट में सोच सकते हैं उन सारी चीज़ों का एजुकेशन साइकोलॉजी अध्ययन करता है। ओके, तो अब इंटरनल पार्ट की बात है कि मान लो जैसे कि बच्चा का ये सारी चीज़ें हैं, तो आखिर ये डेवलपमेंट कैसे होता है। मेंटल डेवलपमेंट सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी सही रूप में अगर हो रहा है तो ध्यान देना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको उसके पेरेंट्स को बताना है कि भाई बच्चे में कुछ खामियां हो रही हैं, आप उसको ध्यान दीजिए। एजुकेशन साइकोलॉजी खास करके अगर स्टूडेंट का इंटरनल पार्ट को हम देखते हैं तो उसमें 2 डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक होता है इमोशनल और दूसरा होता है सोशल। इसमें टीचर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बच्चा घर से बाहर जब निकल कर के आता है तो मैक्सिमम टाइम उसका कहाँ बीतता है? स्कूल्स में बीतता है। और दोनों डेवलपमेंट स्कूल में एक तरह से कहेंगे कि उसका ग्रोइंग होता है, आप उसको मॉडिफाई करते हो, ठीक है। इसमें टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आजकल जो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, यही 2 प्रॉब्लम्स अधिकतर आते हैं। बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट बहुत पुअर हो रहा है। और प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड बनते हैं, बहुत सारा कारण जो हम देखते हैं इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है इन दोनों चीज़ों को लेकर के चलने में और उसके ऊपर वर्क करने में। देन अगर बात करें तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हो, देन उसके बाद उनके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों में कैसी हैं, क्या हैं, ये सारा का अध्ययन क्या करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी करता है। और अगर इसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसको वो फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है, किसी बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप सीधे डायरेक्ट जा कर के उसको आप पनिश मत कीजिए। आप उसमें देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो मेजर पार्ट हमारा है स्टूडेंट है। एजुकेशन साइकोलॉजी ने टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन से चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन में लाया है। हमारा सारा जो एम होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, वो हमारा बच्चा होना चाहिए कि किस तरह से हम उसके डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा सकें। दूसरा आपका आता है नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि किस तरह से हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर फिर एजुकेशन के आप डिफरेंस करें तो एजुकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तक से उसका प्रोसेस किया है कि ये एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है, ठीक है, ये एक ऑल राउंड प्रोसेस, ऑल राउंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है। लाइक बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होता है वो किस चीज़ का प्रोसेस होता है? लर्निंग, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है।
एक बच्चा घर से निकल कर के स्कूल्स में आता है और जो घर में उसका व्यवहार रहता है वो व्यवहार स्कूल में करता है। तो हम उसको समझाते हैं कि आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, स्कूल में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए और घर में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। और इस काम को करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलते हैं, जिसमें कि आपका जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, लाइक जो हायर मेंटल प्रोसेस होता है, लर्निंग, थिंकिंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, परसेप्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हम देखते हैं कि बच्चों का ये गुण क्या है, कोई भी काम बच्चा किस तरह से सीखता है और उस सीखने के दौरान जो हायर मेंटल प्रोसेस है उसका वो किस तरह से इस्तेमाल करता है। आप एक लेक्चर सभी बच्चों को देते हैं, मान लीजिए जैसे हमें आप लोगों को सब 100 बच्चों को एक साथ लेक्चर देते हैं, लेकिन सब बच्चा एक साथ नहीं समझता। जिसमें जो ट्रेट होता है, जिसमें जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है, व्यक्तित्व का जो शील गुण होता है, जो सीखने की क्षमता होती है, सब में अलग अलग होती है और उसी हिसाब से सीखते हैं। तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमारा बच्चा किस प्रक्रिया से सीखता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर मान लो लेसन याद करना है, पाठ याद करना है, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, पढ़ करके याद करते हैं। कोई लिख करके याद करता है, कोई एक बार देखता है और वो अपने ब्रेन में बैठाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, उसको याद करता है। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है सभी बच्चों में अलग अलग तरह से होती है और आपको यही देखना है कि जो लर्निंग प्रोसेस बच्चे हैं किस तरह से करते हैं और अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो आप उस प्रोसेस को सुधारिए, बताइए कि हम आप इस तरह से किस तरह से आप ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग सिचुएशन, हम जहाँ सीखते हैं। अभी तो बीएड क्लासेस में बड़े अच्छे अच्छे क्लासरूम मिलने लगे हैं, लेकिन एक सिचुएशन हुआ करता था जब स्कूल्स में या कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमी हुआ करती थी। जितने इसको कॉलेज में एडमिशन है उससे ज़्यादा कम सीट हुआ करता था। तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती थी। अब वैसे सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, कुछ बच्चे बेंच पर पीछे जा कर के खड़े हैं, कुछ क्लास से बाहर है। ऐसे सिचुएशन को आप क्या कहें, अच्छा नहीं है। तो साइकोलॉजी का ये एरिया रहा है, ये क्षेत्र रहा है कि वो लर्निंग सिचुएशन को सुधारे। अगर आपका माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए एक मेजर पार्ट है लर्निंग सिचुएशन। इसलिए भी आप देख रहे होंगे कि कम से कम इन सब चीज़ों पे CBSE हो या NCT हो, जो भी हो, इस पे बड़ा ध्यान देता है कि आप जहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, साफ़ सफाई हो, ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें। हम आपको फिर एक बार पीछे ले जा रहे हैं, प्राचीन भारतीय अस्पताल में। आपको ध्यान होगा कि पहले गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे, एकदम शांत और प्रकृति की गोद में। ठीक है, खुशनुमा माहौल प्राकृतिक है, जहाँ आपका मन अगर थोड़ा विचलित भी है तो ऐसे सुंदर वातावरण में जाकर के आप अंदर से खुश हो जाते हैं। तो वैसी जगह में, खुशनुमा माहौल में अगर आप कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं तो सीखने की क्षमता दुगनी हो जाती है। इस चीज़ को देखते हुए एजुकेशन साइकोलॉजी ने ये अपना एरिया रखा, क्षेत्र रखा कि जहाँ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलेगा वहाँ हमारा जो लर्निंग सिचुएशन हो वो बहुत ही अच्छा हो। एक दूसरी बात, केवल इतना ही नहीं है, लर्निंग सिचुएशन क्या इन्वायरमेंट पे ही निर्भर करता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे निर्भर करता है। बहुत अच्छा आपका बिल्डिंग है, बहुत अच्छा AC रूम हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आप जिससे पढ़ना चाहते हैं, जो टीचर है, अगर वो आपके मन लायक नहीं हो तो बहुत अच्छे क्लासरूम होते हुए भी आप क्लासरूम में बैठना नहीं चाहेंगे, पढ़ाना नहीं चाहेंगे। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि माहौल में दो तरह से होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचर, उसकी मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड, उसका एडजस्टमेंट, उसकी फीलिंग, सब चीज़ जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो। अगर टीचर्स जो होगा बच्चों को पढ़ाना चाहेगा तो अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक ना भी हो तो भी वो अपने टीचिंग से, अपने पर्सनालिटी से वो उस माहौल को अच्छा बना लेता है। इसलिए दोनों पार्ट को ध्यान देना हमको बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन साइकोलॉजी खास करके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, दोनों का, स्टूडेंट्स का एंड टीचर्स का, कि ये जो प्रॉब्लम्स है
जो मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट का, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं बच्चों में ही होता है, टीचर्स में भी कभी कभी फील होता है कि वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहता है, बताता है, उसके भी निवारण करता है कि नहीं, आप अगर जब तक से मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो फिर आप क्लास में क्या जा कर के पढ़ाएंगे। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप ये है कि वो अपने टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों का जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो सही करें। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन। आखिर इसकी क्यों आवश्यकता है? बहुत बार आप देखते होंगे कि बच्चे जब रिजल्ट निकलता है तो बहुत बच्चे बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। क्यों भाई? उनका रिजल्ट ख़राब हो गया, परेशानी हो जाती है। माँ बाप भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हद तो तब हो जाती है कि कुछ बच्चे अपने रिजल्ट आने का भी इंतज़ार नहीं करते हैं और उनको ये शंका बनी रहती है मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। कितनी तकलीफ़देह बात है, आखिर क्यों? तो इन सब स्थितियों को देखने के लिए मनोविज्ञान कहता है कि आप बच्चों का मापन और मूल्यांकन कीजिए, और केवल एक क्षेत्र में नहीं, उनका शैक्षिक कीजिए, उनका सामाजिक कीजिए, उनका बौद्धिक कीजिए, उनका मानसिक कीजिए, उनका संवेगात्मक कीजिए, और इस पे जो रिजल्ट आता है हम देख लेंगे कि उनका एडजस्टमेंट कैसा है, पर्सनालिटी एडजस्टमेंट कीजिए। और हमारा जो बच्चा जिस रूप में विकृत होगा या तकलीफ़ में होगा, हम उसका निवारण करें। हमको इवोल्यूशन से पता चल जाएगा कि हमारे किस बच्चे में क्या कमी है, तो हम कारण जान जाएंगे तो उसका निवारण करेंगे। इसलिए मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन बहुत बड़ी उसकी भूमिका वो निभाता है। आप अभी देखते होंगे, कुछ दिन पहले की बात है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न 80%, 90%, 75% या फिर मार्क्स होता था, ठीक है, 591, 691 समथिंग ऐसा कर। कि क्या कारण आया कि ग्रेडिंग किया जाने लगा कि नहीं, अब मार्क्स हम नहीं देंगे बच्चों को, हम ग्रेड देंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। एक नंबर का अंतर भी बच्चों में हीन भावना फैला देता है, अरे वो हमसे एक नंबर ज़्यादा है। एक नंबर किसी की बुद्धि का मापन नहीं करता कि वो आपसे कम बुद्धिमान है या आपसे वो ज़्यादा बुद्धिमान है। इन सब चीज़ों को देखा गया कि बच्चों पे इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसको ख़त्म करके कहा गया कि नहीं, ग्रेडिंग दे दीजिए भाई, और एक लेवल में आप तय कर दीजिए कि इतने मार्क्स में आने वाले बच्चे ए ग्रेड में होंगे। ओके, देख सकता है गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ। गाइडेंस किस लिए भाई? जैसे मान लीजिए अभी हम मापन और मूल्यांकन किए, मापन और मूल्यांकन कर लेने के बाद पता चलता है कि किस बच्चे का क्या है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में होता है, हमारे पेरेंट्स का इंटरेस्ट किसी और में होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम जो चाहते हैं वो बने, ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हैं, लेकिन फिर भी ये परेशानी चल रही है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी अपने मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन के थ्रू वो एक कोशिश करता है कि बच्चे की एबिलिटी, बच्चे का एटीट्यूड, बच्चे का इंटरेस्ट, ये सारा चीज़ वो देखे और उसके बाद वो एक गाइडलाइन दे कि हाँ हमारा बच्चा क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो गाइडेंस होता है वो मुख्यतः 3 तरह का होता है, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल। पर्सनल गाइडेंस जहाँ स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती, लेकिन अगर व्यक्तित्व ही आपका सही नहीं होगा तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर उसमें कभी कोई कमियां होती है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि हाँ ठीक है, कैसे करें। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की मैंने चर्चा की कि माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम जो चाहते हैं वो बने, और बच्चे की एबिलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ मनोविज्ञान आपको एक गाइडलाइन देता है कि हाँ आपके बच्चे में ये क्वालिटी है, ये क्षमता है, आप अपने बच्चे को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा बनिस्बत कि आप जो चाहते हैं वो। इसलिए अगर ऐसा देखा जाता है तो माता पिता भी अब इस चीज़ को मानने लगे हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अगर ये बात हम लोग खास करके करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को समझिए और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग तय करो, हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से नहीं।
खास करके टीचर एजुकेशन में क्या होता है कि हम बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे जिस मेथड को अपनाना चाहते हैं उस मेथड को। ये चेंज साइकोलॉजी ने ही किया कि आप जो चाहता है, जिसको आप सिखा रहे हैं, आप उसके आधार पे सिखाइए, न कि हम जिस तरह से सिखाना चाह रहे हैं हम उस तरह से सिखाएं। अगर इन दोनों का मैच हो जाता है तो लर्निंग का ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, परफॉर्मेंस का ग्राफ बहुत ऊपर जाता है। दूसरा मेंटल हेल्थ, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ लर्निंग सिचुएशन में की थी। पहले मेंटल हेल्थ में हम बात करेंगे टीचर्स की कि क्या होता है। कभी कभी कोई बच्चों से आप सुनते होंगे कि कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं है। भाई क्यों पसंद नहीं है? थोड़ा सा इंटरनली उसका अगर केस हिस्ट्री लीजिए, स्टडी कीजिए, तो पता चलेगा। बहुत बार ऐसा फीडबैक मिलता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं पसंद है कि वो टीचर इस सब्जेक्ट का अच्छा नहीं था। मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन वो टीचर स्कूल में अगर बात करें, ये टीचर बड़ा अच्छा नहीं, ऐसा था वैसा था, समथिंग ऐसा करके। आखिर ये क्यों होता है? तो इससे हम देखेंगे कि अगर इसको सीधे कहेंगे कि मेंटल हेल्थ, अगर टीचर सेटिस्फाई नहीं है अपने आप से, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया बच्चों के सामने, तो उससे बच्चों का क्या होता है? उस सब्जेक्ट से अलगाव हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में बुराई नहीं होती, किसी भी बच्चे में कमियां नहीं होती है, हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसको होता है। तो साइकोलॉजी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि हम अपने टीचरों का मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट, इमोशनल, इसको हम बैलेंस करके रखें, अच्छे से बना करके रखें, ताकि जो भी हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसमें वो सिचुएशन सही। यहाँ तक हमने अभी लिंडग्रेन के बारे में बात की कि जो लिंडग्रेन का 5 महीने हमने किया था उसके बारे में बात की। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है आगे। अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बहुत सारे ये दिया था कि स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। इसके बाद कुछ आपको एक डिफिनेशन हम पढ़ करके आप लोग को सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर वो क्या होता है। क्रो एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द कंडीशन दैट अफेक्ट लर्निंग। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? क्रो एंड क्रो की आपको मैंने एजुकेशन में भी डिफिनेशन दिया था। यहाँ ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? स्कोप ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस विषय वस्तु को उसमें पढ़ाया जाए। उन्होंने क्लियर कह रहे हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन कंसर्न विद द कंडीशन दैट अफेक्ट लर्निंग। वो सारे कंटेंट, वो सारे विषय आएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में, इसके उप में, सब्जेक्ट मैटर में, जिससे कि आपका जो लर्निंग सिचुएशन है, लर्निंग कंडीशन है, उससे संबंध रखता है। ठीक है, ये क्लियर है कि मनोविज्ञान का संबंध, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय का संबंध है कि सीखने को प्रभावित करने वाली सारी चीज़ें जो कि लिंडग्रेन ने बताया, टीचर, स्टूडेंट्स, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग कंडीशन, इमोशन, फीलिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, सब कुछ उसमें वो आता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है गैरिसन का, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु या क्षेत्र। पहला, शिक्षार्थियों के जीवन को समृद्ध करने, और दूसरा, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को यथोचित ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करना। The subject matter of education psychology is designed to enhance and enrich the lives of the learner, and second, to furnish teacher with the knowledge and understanding that will help them institute improvement and in द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। दो डेफिनेशन को आप देखिएगा तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। ऐसा कोई पहलू नहीं है कि जो छूट सकता है। गैरिसन ने जो जिस चीज़ की बात करता थी, उन्होंने दो पक्ष को लिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पक्ष होते हैं, एक स्टूडेंट, दूसरा टीचर। ये क्या बात करते हैं कि जहाँ
आप जिसको किसको पढ़ाना है, जहाँ स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट मैटर से लेकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के, वो सारी चीज़ें जो है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के आपका स्कोप अप में आता है या सब्जेक्ट मैटर में आता है। देन दूसरा होता है कि टीचिंग का, अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, क्या है, क्लासेस बंद हैं, लेकिन फिर भी आपको हैम्पर ना हो, इसलिए एक स्किल हम लोगों को डेवलप कराया गया कि भाई आप ऑनलाइन टीचिंग में आइए, पढ़ाइए बच्चों को। और इससे क्या होता है कि नई नई जो तकनीक आई है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके टीचर भी खुद अपने आप को इन्हांस करते हैं, ताकि हम जहाँ हैं जैसे हैं हम अपने बच्चों को हैम्पर ना होने दें, उनको पढ़ाएं। देन क्या होता है कि सेकंड आता है, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को यथोचित ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करना है। ठीक है, आपको भी कि बच्चा क्या है, कैसे है, इसके बारे में आप जानिए। आप जब सब्जेक्ट मैटर पढ़िएगा कि आखिर ये पढ़ाना चाहते हैं, बहुत बच्चे हमसे सवाल करते हैं, मैम ये क्यों पढ़ाया जाता है, मैम ये क्यों पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ाना क्या ज़रूरी है, खास करके पर्सनालिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। हम कहें जस्ट वेट एंड वॉच, कि जब आप ये पढ़ लेंगे और उसके बाद आप अपने को वॉच करो कि कैसे है क्या। साइकोलॉजी एक आपका तीसरा नेत्र खोल देता है, देखने का नज़रिया बदल देता है, आप एक दूसरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, अगर हम एक टीचर तैयार कर रहे हैं तो कम से कम उस टीचर को केवल अपनी नज़र नहीं, दूसरे की नज़र से भी देखने आना चाहिए। दूसरा क्या सोचते हैं, अपनी सोच आप उस पर मत थोपिए। इतना पेशेंस, इतना इमोशन आपको देना होगा, आपके टेक्निक को, आपके नॉलेज को बढ़ाना है। और उसमें जब हमने आपसे बात किया था तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिया था कि ये सारी चीज़ें आती हैं, और उसको देखोगे, आप ध्यान दोगे तो अगर एजुकेशन साइकोलॉजी का डिफिनेशन जस्ट आप ले लेंगे कि क्या होता है, तो ही आपको सारी चीज़ें बात समझ में आएगी कि हाँ, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आखिर में है क्या। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कल लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था, शिक्षा एवं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्लियर करते हैं। थैंक यू।